ऑलराइट, गुड। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, अरे एक सेकेंड, मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नो हो मैम। ना? ये एग्जैक्टली एवरी टाइम कभी सही पे नहीं जाऊंगी। अब दिख रहे हैं? यस यस मैम। मैं मैम। देख रही हूँ। यस। हेलो, बोल नहीं सकते थे? कैमरा ऑन करना भूल गई मैं। मिसेज आपको पता होगा। अरे नहीं यार, मैम से भी गलती हो सकती है। मैं तो बातें करने में इंटरेस्टेड थी ना, मैं तो भूल गई। वो तो मुझे अभी कुछ लगा कि कुछ तो कमी है, एक बच्चा मिसिंग है, फिर मैं कहा ओह मैं तो खुद को नहीं देख पा रही हूँ, मैं मिसिंग हूँ। अब मैं देख सकती हूँ खुद को। गुड इवनिंग बोल दिया मैम। करो कैमरा ऑन कर। गुड इवनिंग। बंदा नहा के स्पेशली आता है क्लास के लिए तो बताया तो करो। फायदा ही है मेरे नहाने का। अब देखो, सो मैं क्या बता रही थी, मैं तुमको एक बात बता रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट वाली, वो ये कि हम लोगों का टारगेट ये है कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन्होंने ह्यूमन में करा है, ह्यूमन वाला कर लिया है। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सुनने में तो लगता है हम रिलेट कर लेंगे तो इजी होगा, लेकिन डिफिकल्ट तो ये था। ठीक है, इसमें बहुत से डायग्राम बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सारी डिफिकल्ट टर्म्स थी। लेकिन पढ़ने के बाद लगा हुआ किन बच्चों से, जब हमने नीट के क्वेश्चंस किए लगा कि कुछ समझ आया। यस मैम। यस मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग। भाई। ओ भाई क्या बोल रहे हो? हाँ ना, आंटी परी क्या कर रही है आप यहाँ पे? मैंने सोचा मामी तेजस्वी आएगी। बेटा माइक बंद कर लो। आई गुरु भी आई। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज आई एम आस्किंग कि तुमको बोलना ही है, हुआ बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट कुछ ना कुछ पॉइंट तो हुआ होगा। शायद पूरा ना समझ में आया हो एंड इट इज ओके, लेकिन कुछ तुमको समझ में आया होगा। और हमें सब कुछ थोड़ी जानना है, वी जस्ट होप कि हम जो पढ़ रहे हैं बस वो पेपर में आ जाए, राइट? इस चक्कर में हम लोग पढ़ रहे हैं देखा जाए तो। और दूसरा हमारा नॉलेज के लिए, करेक्ट। सो कुछ ना कुछ तो तुम लोगों को समझ आया ही होगा, वो तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा। और वो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था, लेकिन हमने उसको ब्रेक कर लिया। तो अगर तुमसे एक भी क्वेश्चन हो पा रहा है नीट का तो वो एक सक्सेस है। सक्सेस धीरे धीरे आती है ना, एकदम से थोड़ी आती है। तो अब हम एक ऐसे चैप्टर पे चल रहे हैं जो कि छोटू सा है, 2 से 3 लेक्चर में कवर हो जाएगा। यानी कि तुमको 3 लेक्चर एटलीस्ट रेगुलर लगाने हैं। चाहे तुम्हारी थोड़ी तबीयत खराब है, या घर पे बहुत शोर है, रिश्तेदार आ रहे हैं, या आज मन नहीं है, पीरियड्स क्रैम्प्स है, या कुछ भी रीजन है, वो 3 लेक्चर तुमको लगाने हैं। और रिकॉर्डिंग पे मत जाना। देखो रिकॉर्डिंग तो एक तरह से काम टालने वाली बात है, ये काम मैं कल कर लूंगी, इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। हमें ये नहीं करना है। तो ट्राई करना कि लाइव लेक्चर ही लगाओ, ताकि तुमको कोई डाउट हो तो तुम पूछ तो पाओ। रिकॉर्डिंग में तो दूसरों के डाउट से सुनते हो, राइट? तो कोशिश करनी है हमें कि नेक्स्ट 3 लेक्चर हमें रेगुलर आना है और ये चैप्टर खत्म करना है, क्योंकि इस चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता ही है और 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है, तो मतलब हमने टारगेट लेके चलना है ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का, कि 2 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। ठीक है, तो 8 मार्क्स के लिए ये चैप्टर है। और ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, और इसमें जहाँ पे रट्टा मारना वो मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए तैयार हो जाना और ट्राई कि आप रेगुलर आओ इस चैप्टर के लिए एटलीस्ट, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आगे का देखेंगे। ओके, स्टार्ट करूँ फिर? यस मैम। आज के चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम चैप्टर करेंगे। और अगर मैं इसमें टॉपिक बोलूं तो मैं इसको बोलूंगी पार्ट 1। ठीक है, तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, क्योंकि टॉपिक्स इसके छोटे छोटे और बहुत सारे हैं, मैं लिखने बैठी तो ये पेज तो भर ही जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम करेंगे पार्ट 1। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ कहना है? नो मैम। नो मैम। हाँ, ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो सबसे पहला पॉइंट जो तुमको याद करना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का, जहां मैं बोलूँ याद करना है मतलब तुमको ट्रस्ट करना है मुझ पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर ऑब्जर्व किए, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, तो मैं बता सकती हूँ कि किस तरीके से किसी चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट आएगा। तो ये हमारा आपस का ट्रस्ट है, तो तुमको थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो एनसीईआरटी में ये 2 लाइंस दे रखी है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग। ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग थी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी 1951 में। ठीक है, फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि देखो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। चैप्टर का नाम ही देख लो, अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ। फीमेल की हेल्थ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, मेल की हेल्थ और बच्चों की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो अगर आप बात करते हो कि कोई रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है फैमिली प्लानिंग, राइट? एक टाइम, एक पर्टिकुलर एज पे शादी होनी चाहिए, राइट?
एक पर्टिकुलर एज के बाद ही शादी होनी चाहिए, इफ आई फ्रेज दिस करेक्टली, जब फीमेल और मेल मेंटली कैपेबल है। उसके बाद अगर फीमेल फिजिकली प्रिपेयर है फॉर कंसीविंग अ बेबी, कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, बेबी को बेयर कर सकती है, फादर भी फिजिकली इमोशनली रेडी है, उसी टाइम पे बेबी होना चाहिए, राइट, ताकि वो उसकी देखभाल करे। और एक फैमिली प्लान होना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी है भी, हमारे पास इतनी हमारी तनख्वाह है, या इस तरीके का हमारा प्लान है कि हमने अब घर बनाना है, या हम लोग एक ही बच्चा सपोर्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उस फैमिली को एक बेबी होना चाहिए। अगर आप सपोर्ट कर सकते हो 3 बच्चों को तो 3 होने चाहिए, ठीक है। सो एक एक तरीके से एक प्लान करके किसी चीज को चलना चाहिए, जैसे रैंडमली नहीं चलना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग। जब आप अपनी फैमिली को प्लान करते हो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कि अच्छा आज हम यहाँ पर है, 10 साल के बाद हम कहाँ पर होंगे, राइट, 10 साल के बाद क्या कंडीशन होगी, तो हम कितने फैमिली में अफोर्ड कर सकते हो कि वी हैव 1 बेबी, सो फिर 1 बेबी की एजुकेशन को हम सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं, राइट। सो उसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग। सो ये हर कंट्री एक टाइम पे जूझ रही थी इससे, लेकिन इंडिया में सबसे पहली बार फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। तुमने स्लोगन भी सुने होंगे, जैसे हम दो हमारे दो, बहुत कॉमन सा स्लोगन है ये कहना चाहते हैं कि फैमिली को छोटा रखो ताकि सबको एजुकेशन मिल सके, अच्छी क्वालिटी की हेल्थ फैसिलिटी मिल सके, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई 1951। ये हर नीट का एक क्वेश्चन बनता है, सीधा डेट आ सकती है, ये सीधा सीधा का सीधा डेटाबेस क्वेश्चन है, समझ रहे हो तुम, बिल्कुल रट्टे वाला क्वेश्चन। तो रट्टे वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर तो बुरा लगेगा ना कि आंसर तो सामने ही था, बस मैं भूल गया। तो इसको लिख लो, ठीक है। सेकंड जो आ सकता है वो आ सकता है आरसीएच की फुल फॉर्म क्या है। आरसीएच स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मैनेजमेंट और प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। तो ये प्रोग्राम है जो इंश्योर करता है कि कैसे हम बच्चों की केयर कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरी, और किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ फीमेल और मेल की हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से ये डील करता है, ठीक है। तो आरसीएच की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए तुम्हें। गॉट इट? डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो, अब देखो, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की यहाँ पर, ओके। तो हम इस चैप्टर को एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, ठीक है। तो हम जंप कर रहे हैं, ओके। किसी को कहीं पे ना समझ आए या रिदम टूट जाए बता देना है मुझे, ओके, बेहिचक होके, मैम नहीं हम समझ पा रहे कि क्या चल रहा है। पीछे तो हम एक प्रोसेस सीक्वेंस में कर रहे थे ना, अभी हम टॉपिक जंप कर रहे हैं। तो पहले हमने एक डेट पढ़ ली और एक की फुल फॉर्म पढ़ ली, टर्म पढ़ ली हमने। अब हम पढ़ने वाले कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। तो कोई मुझे बताएगा कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या है? हमने जिक्र किया होगा कभी ना कभी। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब मैम अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो उसका कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या रिलेशन हुआ? अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी तो हम अबॉर्शन भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स कुछ ऐसी चीजें होती है, चाहे वो पिल्स हो, ठीक है, चाहे वो कोई सब्सटेंस लाइक कॉन्डम्स हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव को मैं यहाँ लिख दूं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करे। तो तुम्हारी डेफिनेशन ठीक थी पर तुम ऑब्जेक्ट भूल गई कि कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज करके हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ठीक है। गॉट इट? उसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। अबॉर्शन भी एक मेथड है, वो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक मेथड है जिसके थ्रू हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब वो चीज है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाएगी। समझ में आया? Yes, ma'am. हेल्प टू Yes, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, राइट। अब क्वेश्चन है कि नीट में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में मोस्टली तो एमसीक्यू आते हैं। कुछ ही कॉलेजेस होंगे जो आपसे रिटन एग्जाम लेंगे इतना बड़ा बड़ा। तो अगर एमसीक्यू ही आते हैं तो फिर इतने सारे पॉइंट्स का क्या लॉजिक है? एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार आपका से क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तुमको फीचर पता होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। तो एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं बहुत अच्छे से। एक्चुअल में क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल से आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, तो तुमको एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी है। तो इस चैप्टर में ना ऐसे एनसीईआरटी को मतलब ग्रहण कर लेना। मैं कोशिश करूंगी प्रेजेंटेशन के थ्रू जितना हो सके, लेकिन तुमको भी एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी है, ठीक है। ये चैप्टर से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो ना, इसलिए हम इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब एकदम मतलब बढ़िया वाले, एकदम बेस्ट वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स
कोई अगर मैं बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट मैं उसको कॉन्ट्रासेप्टिव बोल रही हूँ, मैं बोलूँगी आइडियल है ये, ऐसे ही होने चाहिए, तो उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कोई आइडियल टीचर क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए आइडियल टीचर, बताओ। जो एकदम से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा सके। अच्छा ओके, एक्सप्लेनेशन गुड, गुड एंड क्विक, राइट? सारे डाउट्स क्लियर करें। ओके एक सेकेंड, कोई डाउट हो तो ओके डाउट क्लियरिंग एबिलिटी होनी चाहिए उनमें। और फ्रेंडली Good बिहेवियर। behavior. बेटा गुड बिहेवियर क्या होता है? तेरा गुड बिहेवियर ये होगा क्लास में ना आए। फ्रेंडली एक ने बोला, तुम्हारे हिसाब से गुड बिहेवियर क्या है? Yes, ma'am. Same. अच्छा, और अरे सब्जेक्ट रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल? मैम ये शायद कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बोल रहा है, रिवर्सिबल होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव। अरे मैं टीचर पूछ रही हूँ बे, बाबले। Ma'am, आइडियल टीचर, helpful. हेल्पफुल, ओके हेल्पफुल, हेल्पफुल जैसे कि मतलब हाउ, अरे कोई एग्जांपल तो दो। हर लाइक टीचर बिसाइड हमें स्टडीज हेल्प के कर अलावा भी सके। कुछ हो रहा है तो। जैसे कि किस में हेल्प चाहिए? मैम बिसाइड स्टडीज, लाइक लाइफ में क्या चल रहा है अभी, कुछ मोटिवेशन चाहिए या फिर डिप्रेशन अच्छा में हो रही है, हेल्पफुल, उस वे में। अच्छा अच्छा मोटिवेशन एंड ओके, ओके मोटिवेशन एंड एक्सेट्रा, ओके। और कोई पॉइंट? ओके पेशेंसफुल, विश्वा विश्वा हैव पेशेंस होता है, पेशेंसफुल तो बेटा कुछ नहीं होता, हैव पेशेंस, ओके। और कुछ? दैट्स इट? अरे बेटा और कुछ नहीं, कम रिक्वायरमेंट्स है तुम्हारी तो। चलो मैम ठीक है, इफेक्टिव मे बी। इफेक्टिव इन द सेंस, मैम एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन गुड तो मैंने लिख लिया, गुड लिसनर, ओके दैट्स अ गुड पॉइंट, गुड लिसनर। भाई सुनने की काबिलियत भी होनी चाहिए, हर किसी में नहीं होती, ठीक है। और मोटिवेटिव, या मोटिवेटिव वी हैव रिटन हेल्पफुल। तुम पोर्ट नहीं देख रहे क्या, क्या लिखा जा रहा है? लिखा तो है हेल्पफुल, शैतानी करते हो। गुड गाइड, मोटिवेशन या गुड गाइड हम अलग लिख सकते हैं। हाँ भाई बताए तो सही, तुमको करना क्या है, पता चला पढ़ा के बोले चलो खुद ढूंढ लो पेपर कौन सा देना है। ठीक है, तो ये आइडियल टीचर है, तो टीचर्स होते सारे हैं, पर हम किसी को आइडियल कब कहेंगे, जब वो मैक्सिमम ऐसी क्वालिटी से मिल जाए। देखो हर टीचर में हर क्वालिटी तो नहीं मिलेगी ना, जैसे स्टूडेंट में भी नहीं होती। अगर मैं आइडियल स्टूडेंट का बनाऊं चार्ट, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी में तुम भी लैक कर जाओगे, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी में मैं भी लैक करती होंगी, या कोई और टीचर भी लैक करते होंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई आइडियल टीचर है उसमें ज्यादा से ज्यादा फीचर मिलते हो, मतलब एटलीस्ट कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कम 5 6 तो मिले ना एटलीस्ट, राइट। सो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो है जिसमें कुछ ऐसे फीचर मिल जाए, ठीक है। तो क्या फीचर्स है जो उसमें मिलने चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग, ओके ये ऐड करना पड़ेगा, ये अच्छा पॉइंट है। प्रॉपर प्लानिंग, यस, प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि पढ़ाना क्या है और किस स्पीड में किस तरीके से लेक्चर्स को लेकर जाना है, मैनेजमेंटल स्किल होनी चाहिए, गुड, राइट। सो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होना चाहिए? पहले तो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। जो भी उसको यूज वो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, आराम से यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से यूज किया जाना चाहिए। ये ना हो कि भाई उसको करके 6 7 बार यूट्यूब भी चलाना पड़ जाए कि यूज कैसे करने कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। दूसरा इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है ना जो रिमोट एरियाज में रह रहा है या बोलो बहुत ही अर्बन एरिया में रह रहा है, ये कहीं भी रह रहा है उसको मिल ही नहीं रहे कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसको कहीं 2 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। हर एरिया में इजीली अवेलेबल हो जाए, एटलीस्ट नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज में तो अवेलेबल हो, तो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। भाई इतना कष्ट करके अगर यूज भी किया है कॉन्ट्रासेप्टिव तो इफेक्टिव भी तो हो ना, प्रेगनेंसी से रोके भी तो सही,
रिवर्सिबल होने चाहिए, जो उस बच्चे ने बिल्कुल सही पॉइंट किया था। रिवर्सिबल मतलब कि जब यूज किया कॉन्ट्रासेप्टिव तब उन्होंने प्रेगनेंसी होने से रोक दिया, लेकिन उसके बाद अगर वो कपल चाहता है दे वांट टू गेट प्रेग्नेंट तो वो प्रेग्नेंट हो सके। ऐसा ना हो कि मैंने एक दिन लाइक अगस्त में कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था, पूरी जिंदगी के लिए इनफर्टाइल हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव टेम्परेरी चीज है। नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, देखो साइड इफेक्ट्स तो आ जाते हैं लेकिन कोशिश ऐसी हो कि कम से कम साइड इफेक्ट्स हो। और डज नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर। सेक्सुअल डिजायर को हम और क्या वर्ड बोलते हैं? लेबिडो। लेबिडो का मतलब है सिंपली कि एक सेक्सुअल डिजायर होती है, एक एज के बाद हार्मोन की वजह से एक सेक्सुअल डिजायर होती है अपने पार्टनर को लेके, तो उसमें इंटरफेयर ना हो, कि ऐसा ना हो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का कि किसी के सेक्सुअल डिजायर्स ही खत्म हो जाए, तो अगर उनका इंटरकोर्स का मन ही नहीं करेगा तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, हार्मोनल डिसबैलेंस आ जाएगा, क्योंकि ये भी नेचर का एक प्रोसेस है ना, राइट। सो ये कुछ कुछ फीचर्स होने चाहिए जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में मिलने चाहिए, तो ये फीचर लिख लो क्योंकि एनसीईआरटी में है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है अगर वो देना चाहे तो। डायरेक्ट आंसर। कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ। Then ma'am. बोला करो ना, तभी Done, तो ma'am. पता चलेगा मुझे क्लास में बैठे हो। यस गुड, डन। मूव ऑन, चलो आगे। Yes, ma'am. ओके, आइडियल टीचर। हमें करने हैं कुछ मेथड्स। एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत कुछ मिलेगा, जहाँ पर वर्ड आएगा नेचुरल मेथड्स वहीं पर अंडरलाइन कर देना। एनसीईआरटी के नोट्स बनाने आने चाहिए, बहुत कुछ लिखा होता है उसमें, सबने अंडरलाइन करना होता है। ऐसे नीले रंग की पीले रंग की नहीं करनी बुक, जहाँ नेचुरल मेथड है बस उसको अंडरलाइन कर देना। तो नेचुरल मेथड का मतलब क्या है? नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कि नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होने से बचाना, केमिकल्स का यूज नहीं करना। ओके, नेचुरल मेथड का मतलब है नो यूज ऑफ केमिकल्स। अपने दिमाग से प्रेगनेंसी से बचने की कोशिश करना। समझ आई बात? Yes, ma'am. तो कोई सजेस्ट कर सकता है नेचुरल मेथड में सबसे पहला कौन सा होगा? मेरे को एक बात बताओ, वो कौन सा बच्चा था जिसने बोला था उसका पेपर हो गया और ये चैप्टर आया था उसके पेपर में? कहाँ है वो बच्चा? उससे पूछेंगे सारे क्वेश्चन। कहाँ गया वो बच्चा? अब तो म्यूट पे रहोगे, अब First, थोड़ी write the बताओगे। हाँ, write the method. रिदम मेथड। रिदम नहीं बेटा, रिदम मेथड। वेरी गुड, रिदम मेथड, गुड। अरे बोला करो यार, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा तो मैंने कौन सा तुमको सूली पे चढ़ा लेना है? बेटा मैं तो वैसे ऑनलाइन क्लास में थप्पड़ भी नहीं मार सकती, मैं सोचू इसका मुझे दुख है, मतलब एक एक तो बनता है कभी कभार, लेकिन कर नहीं सकती तो बोल दिया करो, लेकिन फालतू नहीं बोलना। और Coitus interruptus. कोइटस इंटरप्टस, यस, इसको हम कहते हैं Periodic विड्रॉल। abstinence. सॉरी, Periodic abstinence. Safe period. यस, इसको हम कहते हैं विड्रॉल मेथड। और दूसरा नाम क्या है इसका? कोइटस इंटरप्टस, राइट। और एक चैट बॉक्स में भी आ गया हमारे पास, दैट इज लैक्टेशनल Amenorrhea. एमेनोरिया, राइट। लैक्टेशनल वर्ड से कुछ याद आया? Ma'am, breastfeeding. Yes, ma'am. ब्रेस्ट फीडिंग, या लैक्टेशन का मतलब तो ब्रेस्ट फीडिंग ही होता है। वेरी गुड। तो हमें ये 3 मेथड्स हैं जो हमने इसके अंदर पढ़ने हैं, राइट। इट्स नॉट क्लेटस इंटरपेरस मीनाक्षी, इट्स क्वाइटस इंटरप्टस, राइट। ओके, ऑलराइट। सो अब देखो, विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस का क्या मतलब है? विड्रॉल क्वाइटस का मतलब होता है सेक्स, राइट। इंटरप्टस का मतलब होता है इंटरप्ट कर देना, मतलब बीच में उसे रोक देना। सो देखो, अगर तुमको याद हो, ये मैं यहाँ पे क्वाइटस इंटरप्टस बता रही हूँ, ठीक है, क्वाइटस इंटरप्टस। तो अगर तुम लोगों को याद हो कि ड्यूरिंग सेक्स क्या प्रोसेस होता है कि जो मेल का पेनिस होता है वो फीमेल के वजाइना में एंटर करता है एंड उसके बाद सर्विक्स में एंटर करता है, राइट। और उसके बाद वो क्या रिलीज करेगा? पीने से रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा? Sperm. स्पर्म या क्या?
स्पर्म रिलीज हो जाते हैं बस? Semen. Spinal fluid. मैम सीमेन। सीमन। ये स्पाइनल फ्लूइड किसने बोला था भाई? तो बेटा एक काम कर, कैमरा ऑन करके मुर्गा बन जा। स्पाइनल फ्लूइड इतना गलत कैसे बोल सकते हो? सीमन रिलीज होता है भाई। सीमन क्या होता है? केमिकल्स होते हैं ऑर्गन्स के, और स्पर्म भी होता है उसमें। और कितना परसेंट स्पर्म होता है? मैम 30%। 30% होता है? पीटू तुझको। लगभग 10% स्पर्म्स होते हैं, और इसके बाद सिक्रीशंस थी उसकी हॉर्मोन्स की। कॉमेडी करते हो। चलो वो हमारा आज कंसर्न नहीं है सीमन वाला। तो जो सीमन रिलीज होता है वो सडनली रिलीज नहीं होता, उसको रिलीज करने के लिए भी उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। एपिडिडमिस से वास डिफरेंस की तरफ आएगा, धीरे धीरे फिर नीचे आएंगे, सीमन एक तरह से बनेगा, फिर रिलीज होगा। तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो जब तक सीमन रिलीज होता है, तो ड्यूरिंग सेक्स जिस टाइम सीमन रिलीज होने का टाइम है, क्वार्टस इंटरप्टस का मतलब है एट द टाइम ऑफ सीमन रिलीज। ओके, जैसे ही सीमन रिलीज का टाइम आ गया, जो पीनस है और पेनिस है उसको भी रिमूव कर लेना बाहर। पीनस रिमूव फ्रॉम फीमेल बॉडी, आउट फ्रॉम फीमेल बॉडी। इसको कहते हैं क्वार्टस इंटरप्टस, ठीक है? क्योंकि इसमें हमने जो सेक्स है उसको कंप्लीट नहीं होने दिया, राइट? सीमन रिलीज नहीं होने दिया। ओके, सो बेसिकली सीमन अब फीमेल की बॉडी के बाहर रिलीज होगा, क्योंकि जो पीनस है वो सीमन की बॉडी से निकाल लिया गया है बिफोर इजैकुलेशन। तो जो सीमन का रिलीज होता है ना, उसके लिए एक वर्ड है, उसे हम कहते हैं बायो में, दैट इज इजैकुलेशन। ओके, इजैकुलेशन। सो हम कह सकते हैं एट द टाइम सीमन रिलीज, तो एट द टाइम ऑफ सीमन रिलीज को मैं ब्रैकेट में सिंपली इजैकुलेशन कह देती हूँ। तो इजैकुलेशन के टाइम पे पीनस को बाहर रिमूव कर लेना, ताकि सीमन फीमेल की बॉडी के अंदर ना हो। बेटा फीमेल को इजैकुलेशंस नहीं होती है। फीमेल की जो वजाइना के पास, तुम्हें याद है एक ग्लैंड करवाया था मैंने, बर्थोलिन ग्लैंड। सो वो थोड़ा म्यूकस रिलीज करता है ताकि वो एरिया थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। पर फीमेल को इजैकुलेशन नहीं होती, क्योंकि फीमेल के पास कोई सीमन नहीं होता। उसकी फेलोपियन ट्यूब में बस एक एग वेट करेगा, राइट? और जेनेसिस ओवरी के अंदर होगी, लेकिन इजैकुलेशन नहीं होगी। ओके, सो जो सेंसेशन होती है प्लेजर की, वो इजैकुलेशन के बाद मेल को आती है, और फीमेल को भी थोड़े टाइम के बाद आती है। तो अगर पीनस बाहर जब विड्रॉल कर लेते हैं, उसको कहते हैं क्वार्टस इंटरप्टस। जो मेल होता है, मेल को सेंस हो जाता है कि इजैकुलेशन होने वाली है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो उस टाइम पे उसको रिलीज कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, हर बार थोड़ी सेंस हो जाएगा? कोई क्लॉक तो है नहीं जो उनको हर बार बताए, राइट? तो मुझे बताओ कि इसके फेल होने के चांसेस है? Yes, ma'am. हाई चांसेस है। तो फेल चांसेस आर हाई। तो जो नेचुरल मेथड है ना, उनके फेलियर चांसेस बहुत है। पर एक बात बताओ, इसका साइड इफेक्ट होगा? No, ma'am. No, ma'am. यस, ऑलमोस्ट नील। हम हमेशा ऑलमोस्ट नील लिखते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में एक्सेप्शंस की बहुत जगह होती है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना। तो ऑलमोस्ट नील है, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास विड्रॉल मेथड की। डन? Yes, ma'am. आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट था। Yes, ma'am. चलो पीछे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आउट। सेकंड है रिदमिक मेथड। और रिदमिक मेथड क्या होता है इसमें? तुमको याद है ओव्यूलेशन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल करी थी, तो कौन से टाइम पे ओव्यूलेशन हुई थी? 14th day पे। ऑलमोस्ट 14 डे पे, राइट? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो थी हमारी, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, क्या बात होगी अभी सुन लो। मेंसेस में कौन सा दिन आता है? तो ऑलमोस्ट 28-29 डेज की साइकिल होती है। तो मेंसेस की जो साइकिल होती है, उसका जो 14th डे होता है, तब होती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, कौन बताएगा? ओव्यूलेशन का बताओ मतलब। Releasing of secondary oocyte from the ovary. यस, रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी, यानी कि एग जो बनता है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है। देखो जब भी मौका मिले ना आंसर देने का, आंसर दे दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, पर अगर सोचो सही हो गया तो तुम्हारा इंप्रेशन पड़ जाएगा। तुम्हें अगर कोई जानेगा ना, तो तुम्हारे पार्टिसिपेशन से जानेगा। रिजल्ट तो बहुत एंड में आएगा ना, तो पार्टिसिपेट करने का मौका मत छोड़ा करो। ये तुम्हारी ना एज अ पर्सनैलिटी इंक्रीज करता है। जब तुमको क्लास में पार्टिसिपेट करने की आदत होती है ना, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा तुम कितने ज़्यादा सोशल हो जाओगे, लोगों के साथ कितने आराम से किसी से भी बात कर पाओगे। और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है।
ऐसे भी लोग हैं मेरी एज की है, नहीं मेरे दोस्त जो बात नहीं कर पाते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है, हम जबरदस्ती उनसे बात करवाते हैं। और बहुत ज़रूरी स्किल होती है सोशल स्किल, किसी से बात करना आना। तो वो तुम कैसे स्टार्ट करोगे? एकदम से बाहर जाके बातें थोड़ी मानने लग जाओगे, ऐसे धीरे धीरे सीखोगे। तो क्लास में जब मैं पूछूं कुछ, हिम्मत करके अनम्यूट करके आंसर दे दिया करो। उसके दो रीज़न है, पहला मुझे पता नहीं चलता किस बच्चे ने बोले, गलत बोल भी गए तो बच गए, और दूसरा तुम्हारे तो मज़े ही है ना, तुम्हें कुछ इसी बहाने सीखने को मिलता है। ठीक है, तो वेट मत किया करो कोई और आंसर करे, अपने हिस्से की जो ये है ना डेवलपमेंट ले लेते होते हैं। ठीक है, तो 14 डे पे ओव्यूलेशन होती है, तो फीमेल को आइडिया है कि अच्छा मेरी साइकिल लगभग 28 टू 29 डेज की है। ठीक है, 28 टू 29 डेज, एक महीने में तो लगभग कितने दिन आए जाते हैं, 30 से 31, राइट। तो ने एक मैथ लगा ली कि देखो अगर मेरा ब्लीडिंग जो था वो स्टार्ट हुआ, कितने दिन की लगाई थी ब्लीडिंग हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में? 5 days. 1 to 5 डे। ठीक है, 1 to तो 5th डे पे जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो गई, राइट। अब 5th डे से अगर मैं जाऊं 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th, तो 5th डे के बाद टोटल कितने डे हुए? यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने दिन हुए? 10. 10. days. लगभग 10 डेज, लगभग 10 डेज हो गए ना। तो उसको पता है कि अब मेरे पीरियड्स खत्म होते ही 10 दिन के बाद मेरी बॉडी से एग रिलीज होगा। ठीक है, तो जब भी पीरियड्स खत्म होते हैं तो मैं भी सोच सकती हूँ कि 10 डेज के बाद मेरी बॉडी से एग रिलीज हो रहा है, राइट। जब भी 10 डेज खत्म होंगे, राइट, अप्रॉक्सीमेटली उसके करीब रिलीज होगा। तो फीमेल क्या करती है कि ओके लेट्स से कि विद इन 9 to 10 डेज में एग रिलीज होने वाला है, राइट। तो वो कर लेगी पीरियड मैथ, नो प्रॉब्लम वे, वो कर लेगी पीरियड मैथ। पीरियड मैथ कैसे करेगी? चलो ठीक है, चांसेस यही है ना कि 14th डे, हो सकता है चलो 15 डे पे चला जाए, या हो सकता है 13 डे पे रिलीज हो जाए, इससे ज़्यादा क्या डिले होगा। तो क्या कर लेगी, लेट्स से 16 भी ऐड कर लो। सो 16 से लेकर लगभग 12 डेज तक उसने कोई इंटरकोर्स करना ही नहीं है, नो सेक्स, नो सेक्स विद द पार्टनर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि अगर इससे पहले वो सेक्स करते हैं, इसके बाद वो सेक्स करते हैं बिना किसी प्रिकॉशन के, तो बेबी नहीं हो सकता, कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि फीमेल की बॉडी में तो एग रिलीज हुआ ही नहीं है, और एग रिलीज के टाइम पे वो सेक्स नहीं करेंगे उस मंथ। तो हर मंथ वो ये साइकिल को फॉलो करते हैं, इसको हम कहते हैं रिदमिक मेथड। समझ में आया कैसे हुआ ये? Yes, ma'am. तो मुझे एक बात बताओ, सक्सेस रेट हाई है या लो? Low. बेटा बहुत लो। लो. हार्मोन तो है, हो सकता है ना 11 को रिलीज हो गया है, लो. हार्मोन है। हाँ लो। और साइड इफेक्ट्स? No. No. ऑलमोस्ट नील। क्या साइड इफेक्ट? कुछ दवाई गई नहीं अंदर, कुछ नहीं हुआ, बढ़िया है। ठीक है, तो ये है इसका पॉइंट। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. पीछे चलूं? Yes, ma'am. अब आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब है, लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब है कि जैसे ही पार्चुरेशन होता है, क्या होता है पार्चुरेशन? Baby birth. The birth of new offspring. यस, बर्थ ऑफ चाइल्ड इज पार्चुरेशन, जिसको हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं? डिलीवरी Delivery. हो गई बच्चे की। खाना भी डिलीवर होता है बेटा, बच्चा भी डिलीवर होता है, सोचो कमाल ही हो गई। तो बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो होता है उसके बाद क्या होता है फीमेल के अंदर? फीमेल लैक्टेट, मतलब गिव मिल्क, उसमें मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो मिल्क दे सकती है बच्चे को, राइट, उसकी ग्रोथ के लिए। तो इट इज बिलीव कि जब तक लैक्टेशन का लेवल हाई होता है तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन बहुत हाई होगा? Progesterone. मिल्क के रिलेटेड दो हार्मोन बताए थे, नाम क्या था? प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन। यस, प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम है मिल्क को बनाना या रिलीज करना? रिलीज करना। रिलीज करना। और प्रोलैक्टिन का काम है उसको बनाना। हम बनाने की बात कर रहे हैं। तो वी आर सेइंग कि जब तक बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, और स्पेशली ये हाई रहता है स्टार्टिंग 6 मंथ्स, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। तो जब तक प्रोलैक्टिन का हाई लेवल है वो FSH एंड LH सिक्रीशन को लो लगता है। वो कहता है
कि ओवरी में जाके अंडे बनाने पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सारा फोकस दूध बनने में रहेगा फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो तब तक एफएसएच और एलएच का लेवल लो आता है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स रहे, एक्टिव मैच्योरिटी होनी। सो प्रेगनेंसी इस टाइम पे, प्रेगनेंसी फॉर starting, ध्यान से सुनना, starting around 6 months cannot be possible। ऐसा हम अज्यूम करते हैं, किसकी वजह से? प्रोलैक्टिन की वजह से, ठीक है। ये हार्मोन इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ पे प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए अज्यूम करते हैं कि अभी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस टाइम पे अगर पेरेंट्स सेक्स करते हैं तो बेबी की प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि फीमेल की बॉडी में एग नहीं है। लेकिन बेटा इसका फेलियर रेट, फेलियर रेट Hi. हाई, क्योंकि तुम थोड़ी कैलकुलेट कर लोगे एग्जैक्टली किस दिन प्रोलैक्टिन गलती से ज़्यादा सिक्रीट होने की जगह कम सिक्रीट हो गया। तुम्हें क्या पता, फीमेल के हार्मोन से घर पे लड़ाई होगी या मूड खराब हो गया तो हार्मोन का लेवल भी गिर जाता है। किसी दिन गलती से वो लो हो गया तो उस टाइम कंसीव कर सकता है प्रेगनेंसी। तो इसका जो रेट है फेल होने का बहुत ज़्यादा हाई है। साइड इफेक्ट्स नील। नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका बस एक ही रिजल्ट है, दैट इज प्रेगनेंसी। हो जाती है, बहुत कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा फेल मेथड है ये, पर स्टिल कुछ फैमिलीज फॉलो करती है। तो ये लैक्टेशनल एमेनेरिया, और इसी के साथ हमारे 3 मेथड होते हैं खत्म। 3 मेथड कर लिए तुमने, देखा? कोई डाउट? No, ma'am. क्या याद रखना है इसमें, क्या याद रखना है इसमें? 6 मंथ्स की बात हो रही है यहाँ पर, कौन से हार्मोन की बात हो रही है? Prolactin. प्रोलैक्टिन की बात हो रही है, राइट। और इसका फेलियर रेट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलो आगे। Yes, ma'am. अब लिखी हुई चीज देखो, द फेलियर रेट ऑफ रिथमिक मेथड इज एस्टिमेटेड टू बी 12 to 40%, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए लिखी गई है। ओके, चलो आगे। नो यस कुछ नहीं बोलना है ना, चुप हो जाएंगे बस। Yes, ma'am. No, ma'am. देखो अब मैं क्या सिलेक्ट करूँ, एक बच्चा ये बोलता है एक नो बोलता है, कॉमेडी करते हो। अरे कितने बच्चे ड्रॉपर्स हैं यहाँ पर? हम्म? नहीं बताओगे? अनीश रेस हैंड, वेरी गुड। अच्छा तुम ड्रॉपर हो बेटा, ओके। तो ड्रॉपर पूरा दिन क्या करते हैं? Done. कुलदीप इज ड्रॉपर, गुड। ड्रॉपर पूरा दिन पढ़ते हैं, खाते हैं? बेटा नहीं जाते? सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी हम भी तो पढ़ा रहे हैं यार। मैम पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं साथ में। हाँ हाँ तो तैयारी कर रहा है, तभी तो ड्रॉप किया तूने। यस मैम। बढ़िया बात है, शाबाश भाई, गुड कुलदीप, गॉट इट। मदर Thank जी you, को ma'am. बता दिया करो भाई ड्रॉपर्स, और तुम लोग पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाया करो बढ़िया से, ओके। और जो 12th कर रहे हैं तुम्हारे पास और एडवांटेज है, तुम अभी से प्रिपरेशन कर पा रहे हो, गुड रिया। चलो अब सेकंड मेथड आता है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या है? कभी देखा पुलिस वाले से बैरिकेड्स लगा देते हैं, गाड़ियों को मूव नहीं करने देते यस मैम। यस मैम। चेकिंग के लिए, राइट। तो हम भी बैरियर मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। किससे बचने के लिए? अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी नहीं Unwanted चाहिए, pregnancy. यस। तो एक बैरियर मेथड, ये सिंबल किसका है, ये वाला? मेल। L. And male. तो मेल यूज कर सकते हैं कॉन्डम्स, और फीमेल भी यूज कर सकते हैं कॉन्डम्स, दोनों यूज करते हैं कॉन्डम, ओके। फीमेल एक और बैरियर मेथड ले सकती है डायफ्राम, फीमेल एक और मेथड ले सकती है सर्विकल कैप्स, फीमेल एक और बैरियर मेथड ले सकती है सर्विकल वॉल्स। कैप्स एंड वॉल्स ऑलमोस्ट सेम होती है, बहुत डिटेल में तुमको नहीं आने, लेकिन तुमको नाम पता होना चाहिए। सर्विकल कैप, सर्विकल वॉल्स, डायफ्राम एंड कॉन्डम फीमेल के बैरियर मेथड है। ये बनता है क्वेश्चन, इसके जब प्रीवियस से लगाएंगे ना हम, तब तुम देखोगे कि बड़े ही अजीब क्वेश्चन है ये। वो तुमसे नहीं पूछ रहे सर्विकल कैप यूज कैसे होगी या उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो तुमसे ये पूछ रहे हैं ये नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, ये कैसा मेथड है। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है इसका, समझ आई? ओके रिया, यू कैन स्टॉप रेजिंग योर हैंड। समझ आई कैसे आएगा?
Yes, ma'am. है ना? तो इसको ऐसे ही एज अ चार्ट बना लो। ओके, जहाँ डिटेल में जाना है मैं पूरा डिटेल में दूंगी, तुम्हें टेंशन ना लो। मैम चलो फोर्थ आगे। का लिखा हुआ है। सर्विकल वॉल्ट्स, ओके VAULTS। क्या तुम ये कहना चाहते हो मेरी हैंडराइटिंग खराब है? मैम मैम हो गया। चलो ठीक है, सच तो सच है। ओके, यस चलो मैम। आगे। यस मैम। गुड, ठीक है। तो फीमेल जो मेल है उनके केस में ये है कॉन्डम, जनरली किसके होते हैं? लेटेक्स के। और ये फीमेल का कॉन्डम है। ओके, तो ये हमारा है फीमेल कॉन्डम। फीमेल जो कॉन्डम होते हैं वो मोस्टली वेजाइना से इंसर्ट होके सर्विक्स तक लगाए जाते हैं। ओके, और जो मेल के कॉन्डम होते हैं वो पीनस के ऊपर लगाए जाते हैं। राइट, जो फीमेल के कॉन्डम होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम है उनके साथ ये कि फीमेल को आफ्टर सेक्स, क्योंकि सीमन सारा का सारा इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, तो आफ्टर सेक्स इसको उतार के डिस्पोज करना पड़ेगा। द थिंग इज, जब इसको रिमूव किया जाएगा ना सर्विक्स से वेजाइना के थ्रू, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ स्पर्म, कुछ सीमन अंदर ही स्प्लैश हो जाए, अंदर ही रह जाए। तो इसमें ये जो फीमेल कॉन्डम है वो एसटीडी से प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, रेयरली प्रोटेक्शन देंगे। एसटीडी क्या होती है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। Sexual transmitted disease. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब है सिंपल भाषा में कि सेक्स के टाइम एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारियां चली जाना। ठीक है, फीमेल से मेल को हो सकती है, मेल से फीमेल को हो जाती है। इसलिए जिसको आप जानते हो, जिसके साथ कंफर्टेबल, अनजान लोगों के साथ सेक्स करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पास ऑन हो सकती है। मेल के केस में क्योंकि सारा सीमन कॉन्डम के अंदर ही होता है, तो जब मेल अपने पीनस को विड्रॉ कर लेता है तो कॉन्डम उसी के साथ विड्रॉ होता है। राइट, सो इसमें फीमेल की बॉडी में स्पर्म जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अच्छी बात मेल कॉन्डम की ये होती है, गिव प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन दे देता है अगेंस्ट किसके? एसटीडी। सिर्फ तब नहीं होगा अगर कॉन्डम में अगर कोई होल हो जाए गलती से या वो फट जाए, उस केस में ऑब्वियसली सीमन रिलीज हो जाएगा, दैट्स ऑब्वियस थिंग। बट जनरली ये प्रोटेक्शन देता है। राइट, तो इसका हाईएस्ट रेट है, 99% ये प्रोटेक्शन दे देता है। ओके, गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? इससे क्वेश्चन बन सकता है और इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रिस्पेक्ट में। अब देखो, अब ये क्या है और क्या पॉइंट बताए थे मैंने? फीमेल कौन? हाँ जी, क्या हुआ? तो बेटा जो नाम लिखे हैं उनकी फोटो देख रहे हैं। फोटो देखने का पर्पस ये है, ये एनसीईआरटी की फोटो नहीं आगे वाली, पर्पस ये है कि तुमको याद रह जाए। मेरे को बस तुमको याद कराना है और कुछ नहीं। फीमेल कॉन्डम देख लिया, मेल कॉन्डम देख लिया। अब हम देखेंगे डायफ्राम, सर्विकल वॉट्स एंड सर्विकल कैप्स। ओके, सो ये है डायफ्राम, सर्विकल वॉट्स। ओके, ये रहा हमारा, देख रहे हो किस तरीके का दिखाई दे रहा है? और फोटोज है हमारे पास, डायफ्राम की है। ओके, सॉरी कैप की नहीं है। ठीक है, देखो ये है हमारा सर्विकल वॉट, ये हमारा सर्विकल कैप। ज्यादा फर्क नहीं है, इन सबको सर्विक्स में डाला जाता है। तो तुम उसके एजेस देख रहे हो, ये वाले, ये दिख रहा है? इसके ऊपर ना स्पर्मासिडल जेल सी लगाई जाती है। स्पर्मासिडल का मतलब है जो स्पर्म को मार दे। तो ये कुछ नहीं होती है, प्लास्टिक जैसे के बने होते हैं। ऑब्वियसली ये प्रोटेक्टिव होते हैं, तो प्लास्टिक जैसे होते हैं और इनको पकड़ के ऐसे मर्ज किया जा सकता है और फिर इनको फीमेल अपने वजाइना के थ्रू सर्विक्स में फिक्स कर सकती है। इट बिलीव टू बी पेनलेस, शायद स्टार्टिंग में किसी को पेन हो सकती है, बट देन इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। फिर जितना भी सीमन है वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो, तो अगर मैं ऐसे बना दूँ तो इसमें यहाँ पर आके सीमन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, फिर फीमेल को अपने हैंड्स के थ्रू रिमूव कर सकती है और फिर इसको वॉश करके दोबारा से यूज कर सकती है। तो ये होते हैं कुछ फीमेल के साथ यूज करने वाले बैरियर मेथड। व्हाट इट? Yes, ma'am. Yes, आगे ma'am. बढ़, ये बता रहे हैं डायफ्राम है ये वाला, या कॉन्ट्रासेप्टिव जेली है। तो बेटा ये सब एक जैसे से ही है, ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, जस्ट दैट तुमको बस इतना नाम याद रखने हैं। चलो आगे, यस मैम। नाम याद रखना है। तो डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स आर इंसर्टेड एंड प्रोटेक्ट द सर्विक्स फ्रॉम एंट्री ऑफ सीमन। तो ये करते क्या है? प्रोटेक्ट करते हैं सर्विक्स को फ्रॉम एंट्री ऑफ सीमन। ये चीज तुमको याद करना है कि इनका फंक्शन क्या है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर फंक्शन। मैम हाँ जी,
इनका सक्सेसफुल रेट कितना है? सक्सेसफुल रेट प्रेगनेंसी से बचाने के लिए इनका सक्सेस रेट कंपैरेटिवली कॉन्डम वगैरह से तो कम है, कॉन्डम से कम है, लेकिन जो नेचुरल मेथड है उनसे ज़्यादा है। लेकिन ये एसटीडी जनरली फैला देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सीमन क्या है ना, सीमन को जो रिलीज होना है वो सर्विक्स के पास कम से कम रिलीज होना है ताकि स्पर्म इतना मूव कर पाए, ठीक है। तो प्रेगनेंसी से तो ये काफ़ी हद तक बचा लेते हैं, लेकिन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर एक वायरस भी फीमेल के वजाना तक भी पहुंच गया तो बीमारी कर देगा ना। तो ये एसटीडी फैलाने में तो बहुत माहिर है, एसटीडी कैन स्प्रेड, बट हाँ अनवांटेड प्रेगनेंसी से काफ़ी हद तक बचा लेते हैं। ओके यस मैम। Yes, ये ma'am. इनका फंक्शन है, ये रीयूजेबल है, ये इनकी बहुत अच्छी बात है, वॉश करके दोबारा रीयूज होते हैं तो बार बार एक्सपेंस नहीं खर्चना पड़ता, ठीक है। तो कोई भी अगर फाइनेंशियल कंडीशन में है तो वो एक ही यूज करके अपने आप को प्रेगनेंसी से तो बचा सकते हैं, राइट। इफेक्टिवनेस इंक्रीज बाय स्पर्मासिडल क्रीम्स। स्पर्मासिडल मतलब स्पर्म किलर, सिंपली स्पर्म किलर, सिंपल वर्ड में याद करा करो। स्पर्म को मारने वाली क्रीम्स भी आती है मार्केट में, उनके साथ उनको यूज किया जाता है, उनके रिम पे लगाया जाता है ऐसे एजेस पे। और नॉट इफेक्टिव टू प्रिवेंट एसटीडीज। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जहाँ बोला ना मैंने लिख लिया, मतलब वो लिखना है, क्वेश्चन बनते हैं उससे। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पास और पॉइंट जिनके कहते हैं आईयूडीज। आईयूडी स्टैंड फॉर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अभी तक ध्यान से सुनना, अभी तक जो मैंने तुमको बताया वो वेजाइना से सर्विक्स तक गया था, राइट। और जिनको फोटो भूल चुकी है उनको मैं बता दूं कि ऐसे बनाते हैं हम यूट्रस, ठीक है, इस तरीके से हम बनाते थे सर्विक्स, राइट। और उसके नीचे हम यहाँ पे ओपनिंग बनाते थे, एक्सटर्नल ओपनिंग फीमेल की, दैट इज वेजाइना, राइट। तो अभी तक जो आ रहे थे वो बेटा सब यहाँ तक ही आ रहे थे, करेक्ट। अब है जो वो इंटर यूटेराइन डिवाइसेस है, मतलब ये रहा यूटरस, तो ये डिवाइसेस यूटरस में जाते हैं। तो ये फर्क है, समझ रहे हो, बैरियर मेथड में और आईयूडीज में, समझ आया। तो यहाँ पर आएंगे आईयूडीज, और जो नीचे तुम अभी कर आए हो ये वाले हैं हमारे बैरियर मेथड, यहाँ आएंगे। समझ आया? यस मैम। ये फर्क पता होना चाहिए क्वेश्चन निकालने के लिए। चलो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस फुल फॉर्म आनी चाहिए पहली बात, तो स्कूल के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। दे आर प्लांटेड इनटू द यूट्रस बाय मेडिकल प्रोफेशनल, यानी कि इंडिविजुअली फीमेल नहीं प्लांट कर सकती, ठीक है। तो प्रिवेसी तो यहाँ गई, यहाँ पे हमें डॉक्टर इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत है, ठीक है। तो प्रिवेसी वाला फैक्टर तो चला गया। ओके, चलो आगे। Yes, ma'am. अब देखो, ये है वो, ये वाली स्लाइड है जिसपे पिछले 5 साल में नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, और तुम्हारे स्कूल में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड को हमें जय माता दी की बोल के इसको याद करना है, ये करनी है, रटनी है हमें, ठीक है। एग्जाम मतलब बिल्कुल ऐसे ग्रहण कर लेनी है अपने अंदर। ओके, लर्न, सिंपल क्लियर शब्दों में लर्न। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ध्यान से सुनना। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है नॉन मेडिकेटेड, ऐसी चीज जो यूट्रस में डाली है जो कोई मेडिसिन रिलीज नहीं कर रही, ध्यान से सुनना, ऐसी चीज जो यूट्रस में डाली है जो मेडिसिन रिलीज नहीं कर रही पर फिर भी प्रेगनेंसी से बचा रही है। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ऐसी एक चीज जो यूट्रस में डाली है, कॉपर रिलीज कर रही है और कॉपर प्रेगनेंसी होने से बचा रहा है। तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ऐसी एक चीज जो यूट्रस में डाली है और हार्मोन रिलीज कर रही है जो प्रेगनेंसी से बचा रहा है। समझ में आई 3 कैटेगरी? आईयूडी की 3 कैटेगरी है, एक है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, एक है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और तीसरी है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। क्वेश्चन पता क्या आता है? नाम, सारे नाम देके पूछेंगे तुमसे कौन सी है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज अभी रिसेंटली एक पेपर में देखी है, और एक आई है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, इन दोनों पे तो क्वेश्चन आ ही चुका है। ओके, तो देखो, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में सबसे पहले आईयूडी आती है लाइपेज लूप। लाइपेज लूप दिखती ही ऐसे है, लूप की तरह, इसको यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो ये फीमेल का यूट्रस है, उसमें इसको डाल देंगे, ठीक है। मोस्टली ये स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, प्लास्टिक की होती है, और ये उसमें बेरियम सल्फेट नाम का केमिकल रिलीज, सॉरी केमिकल बोल, मेडिकेटेड नहीं है, नहीं, बेरियम सल्फेट रिलीज करती है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्रेगनेंसी को बचाते हैं, स्पर्मासिडल्स होते हैं। कैसे एग्जैक्टली एक्ट करते हैं तुमको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ना तुमको पूछा जाएगा इस स्टेज पे। तो लाइपेज लूप नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है,
बेरियम सल्फेट वाली लाइपेस लूप नॉन मेडिकेटेड। क्लियर? यस मैम। एक्टिव हो जाओ सारे। ये डायरेक्ट फोन नंबर है, डन वाला फोन नंबर। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन है ना, इस स्लाइड से आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। सेकंड, कॉपर रिलीजिंग। कॉपर का सिंबल यही होता है ना, ये होता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉपर रिलीजिंग का नाम देखो, कॉपर टी, Yes, ma'am. कॉपर 7, तो ये दो तो याद हो जाएंगे भाई, कॉपर रिलीजिंग। अब आती है मल्टी लोड 375। तो ऐसे मान लो कॉपर टी एंड कॉपर 7 बुलेट की तरह है और तुमने उनको लोड कर लिया गन के अंदर, ठीक है। तो मुझको मल्टी लोड लोडिंग ऑफ गन से याद है। आई डोंट नो, मैं शायद स्कूल में बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेल रही थी, मुझे नहीं पता, पर मुझको ऐसे याद है कि एक बंदूक है जिसके अंदर बहुत सारा लोड भर दिया मैंने कॉपर टी और कॉपर 7 का, तो ये सारी की सारी कॉपर वाली है। ओके, लास्ट आती है हार्मोन रिलीजिंग। वो कैसे याद थी मुझे, प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट नाम प्रोजेस्ट्रॉन से बहुत मिलता जुलता है, तो मुझको याद है कि ये हार्मोन से मिलता जुलता नाम है, तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। ये भी यूट्रस में डाली जाती है। और दूसरी है LNG-20। LNG-20 और मल्टीलोट 375 थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, कंफ्यूज नहीं होना है। LNG-20 तुमने पढ़ी है हार्मोन रिलीजिंग वाली में, ये क्वेश्चन में आई थी, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का नाम पूछा था। इन सब के एग्जाम्पल के साथ LNG-20 भी लिखा था। तो LNG-20 रिलीजेस रिवेनोरेजिस्ट्रल, causes endometrial atrophy and alter the stoma to inhibit implantation. It also increase sperm phagocytosis in the uterus. ओहो, क्या बोल दिया इन्होंने। इन्होंने सिंपली बोला है कि जो एंडोमीट्रियम होती है ना, क्या होती है एंडोमीट्रियम? लेयर होती है यूट्रस की, इनर अंदर वाली लेयर होती है जहां पर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है, बेबी आके लगता है, तो एंडोमीट्रियम की एट्रोफी कर देते हैं, उसको तोड़ने लग जाती है, ठीक है। तो अंदर की जब वो लेयर ही टूटने लग जाती है तो वहां पर बेबी आके इम्प्लांट नहीं हो पाता, और ये स्पर्म को खाने वाली कैपेसिटी भी यूट्रस की बढ़ा रही है। तो यूट्रस को बना रही है कि वो स्पर्म को खाता जाए और एंडोमीट्रियम को झाड़ता जाए, खाता जाए और इस तरीके से झाड़ता जाए। इन्हें हम कहते हैं LNG-20। ठीक है, समझ में आया इसके दो फंक्शन, Yes, ma'am. राइट? तो ये तीन चीजें हैं। क्लियर? पक्का क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। फिर मेरे को बता दो सबसे पहले, और सुनो, जब भी रट्टा मारना है ना, जिस सीक्वेंस में मारा उसी सीक्वेंस में याद करना है हमेशा अपने दिमाग में, कभी भी से जंप मत करना ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के, बस समझो इस चीज को और सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, या कौन सी? Non-medical. नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड वाली वो थी जिसमें लूप से बने हुए थे ना, ऐसे ऐसे लहराती हुई सी आ रही थी, क्या नाम है उसका? लिप्स एंड लूप। lipase loop. लाइपेस लूप। बेटा एंडोमीट्रियम में क्या होता है विशाल, जो एंडोमीट्रियम होते हैं उसकी एट्रोफी होने लग जाती है, मतलब वो उसे झड़ने सी लग जाती है, उसके सेल थिक सी लेयर नहीं बना पाते हैं, तो एंडोमीट्रियम की थिकनेस को रोक देती है ये। ओके, ऑलराइट, क्लियर? मैम ब्लड निकलता है फिर, बेटा ये इम्प्लांट हो जाती है ना अंदर, तो ये क्या है ना, उसकी थिकनेस को ढंग से होने नहीं देती है, तो ब्लीडिंग नहीं हो पाती इतनी। ब्लीडिंग सिर्फ एंडोमीट्रियम के झड़ने से नहीं होती, उसके साथ जो ब्लड वेसल होती है उसके टूटने से भी ब्लीडिंग होती है। तो वो इतनी ज्यादा थिकनेस उसके अंदर होने ही नहीं देती कि ब्लड के फॉर्म में इस तरीके से बाहर आए, नहीं तो हर टाइम फीमेल ब्लीडिंग करती रहेगी ना। ओके ओके विशाल, तो नॉन मेडिकेटेड में नाम है लाइपेस लूप। कोई केमिकल साथ इसके साथ कोई नाम याद है तुमको? बेरियम सल्फेट। बस, बहुत बढ़िया, तो लाइपेस लूप बेरियम सल्फेट। ओके, दूसरी है कॉपर रिलीजिंग, क्या सिंबल है इसका? कॉपर टी। कॉपर टी और कॉपर 7। और मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375। मल्टीलोड, शाबाश। लास्ट है हार्मोन रिलीजिंग, क्या नाम है भाई? Progestat. पी से नाम था प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा? LNG-20। LNG-20. 20. गुड, समझ गए तुम, शाबाश, मुबारक हो तुमको तुम्हारे 4 नंबर। चलो, ये रही लाइपेस लूप की फोटो, ये है फीमेल का यूट्रस, ठीक है विशाल, ये रहा हमारा लाइपेस लूप। ओके, दिख रहा है? ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ताकि तुमको याद रह जाए, और कुछ नहीं है, आएगा नहीं कहीं पे, एनसीईआरटी का नहीं है। बढ़ू आगे। Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। सो ये रही उसकी पिक्चर, कॉपर टी। देख रहे हो कितना छोटू सा है, हाथ में यहीं पे आ गया इतना सा,
राइट, क्योंकि फीमेल में जो यूट्रस होता है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसे छोटू सा ही होता है यूट्रस। ये देखो, इतना सा यूट्रस, इतनी सी जगह पे ये पूरा कॉपर्टी लग गया आके, तो तुम समझ सकते हो कितना छोटू से साइज का यूट्रस है। ये सिर्फ एक्सपेंड होता है जब प्रेगनेंसी होती है, इतना सा यूट्रस होता है हमारी बॉडी में। मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375 क्या है? हार्मोन रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग? Copper releasing. Copper releasing. कॉपर रिलीजिंग, यस। ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसने सही दिया आंसर 4 मार्क्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से फंक्शन भी लिखे हैं, तो उसी चार्ट में जहाँ तुमने बनाया है ना, ऐड भी कर सकते हो कि लाइपेज लूप क्या करता है। इट इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है बेटा? नलफ करना। खा जाओ। किलिंग बेटा खा जाओ, फेगोसाइटोसिस। ये समोसा लिया, एक बारी में खा लिया, फेगोसाइटोसिस, खा जाओ। तो यूट्रस को बना देता है ऐसा खाने वाला लाइपेज लूप कि यूट्रस सारे स्पर्म को खा जाता है। कॉपर रिलीजिंग क्या करता है? इन द यूट्रस कॉपर रिलीज करता है और स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देता है। मतलब वो बहुत तेज तेज जा रहे थे ना, धीरे 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 ऐसे मरते हुए जाएंगे, तो एग तो एक दिन ही वेट करेगा, तो एग निकल जाएगा। और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म भी वीक कर देता है ये। तो जो एग के पास बेचारे पहुंचते हैं वो फर्टिलाइज करने की हिम्मत में नहीं हो, उसे ऐसे मार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी पे काम करता है। फेगोसाइटोसिस नहीं करता कॉपर रिलीजिंग, वो लाइपेज लूप करता है। और हार्मोन रिलीजिंग क्या करता है? इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म। यानी स्पर्म की एंट्री सर्विक्स से नहीं होने देता, क्योंकि सर्विक्स को ये थिक कर देता है म्यूकस एक्सक्रीशन करके, तो स्पर्म अंदर ढंग से आ नहीं पाते हैं। और दूसरा, ये सर्विक जो यूट्रस है उसको अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन करता है। कैसे? एंडोमेट्रियम को सही से बनने नहीं दे रहा ना। तो देखो, खाने का काम लाइपेज लूप ने किया, स्पर्म को रोक दिया और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी खराब कर दिया कॉपर ने। और हार्मोन ने क्या करा? उसने कहा स्पर्म को छोड़ो, मैं यूट्रस और सर्विक्स से खेलूंगा। मैंने कर दिया कि इम्प्लांटेशन ना हो, और मैंने जहाँ पे एंट्री है स्पर्म की ओनली सर्विक्स पे, वहां पे गेट लगा दिया म्यूकस का कि एंट्री ना हो। समझे? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे तुम इसको लर्न कर सकते हो, लर्निंग है ये। और क्वेश्चन आते हैं इनसे, एक फीचर दे देंगे और पूछ लेंगे कौन से वाला मेथड, मतलब किस वाली आईयूडी का फीचर है ये। ओके, चलो आगे। Yes, ma'am. यस मैम। बेटा समझ आ रहा है ना? सो तो नहीं गए? नो मैम। भाई सो गए? देखो, एक रूल है, अगर सोना है मेरे को भी बताना है, मैं बंद करूं, मैं भी 5 मिनट सोऊं। खबरदार जो तुमने अकेले मजे करे तो। और ये जो लेट के ले रहे हैं लेक्चर, भगवान के लिए उठ जाओ, बैठ जाओ, कॉपी पेन उठा लो। 4 नंबर इस लेक्चर से, 4 नंबर अगले लेक्चर से फ्री में आने वाले, उठ जाओ। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, अगर पिछले वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिससे क्वेश्चन आएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी ना बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसको एंट्रेंस वाले बहुत प्यार करते हैं, उसका नाम है सहेली। सहेली। इंडिया का बहुत बड़ा इन्फेक्शन। हाँ, जैसे तुमको तुम्हारी सहेलियाँ पसंद है, वैसे इनको भी सहेली बहुत पसंद है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की खास बात क्या होनी चाहिए कि ये हाईली इफेक्टिव है। पहली बात तो इसका फेलियर रेट ओनली 3% है, और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं बोलूँ कॉन्ट्रासेप्टिव के प्रोस क्या है, मतलब अच्छाइयाँ क्या है, तो उसकी अच्छाइयाँ ये है कि भाई इफेक्टिव बहुत है, प्रेगनेंसी तो रोक देती है, फेलियर रेट बहुत कम है। ठीक है, 3% बहुत कम होते हैं, यानी कितने सारे केसेस में ये इफेक्टिव हुई 100 में से? अरे 97% केसेस में ये इफेक्टिव है। दैट्स अ वेरी गुड रेट, राइट? 100% तो कोई चीज़ इतनी परफेक्ट नहीं होती ना, वो सिर्फ नेचुरल मेथड है। नहीं, वो उसकी इफेक्टिवनेस तो कम है, सॉरी, वो कोई मेथड नहीं है जो 100% इफेक्टिव हो जाएगा इस तरीके से। सिर्फ सर्जिकल मेथड है, हाँ, जिसमें 100% एफिशिएंसी आएगी। इसकी प्रॉब्लम क्या है? कौन सी है इसकी? बेटा बहुत ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि तुम हार्मोन फीमेल की बॉडी में डाल रही हो, तो साइड इफेक्ट्स तो आएंगे ना। बेटा सिर दर्द की दवाई खाने की आदत डाल लो, साइड इफेक्ट्स तो आएंगे, आने ही है। इसलिए तो कहते हैं थोड़ा बहुत सिर दर्द हो, पेट में दर्द हो, दवाई मत लेने लग जाओ। पीरियड्स के टाइम पे जब ब्लीडिंग होती है फीमेल को, तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे हैं, लड़कियां जो दवाई लेती हैं, इस एज में स्टार्ट हो जाती है दवाई लेना, फिर बिना दवाई के पेट में दर्द कम नहीं होता, लेकिन नहीं लेनी चाहिए।
क्योंकि हर चीज़ के कभी ना कभी साइड इफेक्ट्स आते हैं, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, तो इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव के 3 पॉइंट क्लियर, इंपॉर्टेंट है। हेलो, Yes, ऊपर चले ma'am. गए। Hi. हाय, हाउ आर यू? I'm fine. ओके, चलो आगे चले। बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात हो रही है, किस तरीके की पिल्स हो सकती है, दुनिया जहान की पिल्स है। और आर्यन ने फिर हंसना स्टार्ट कर दिया। आर्यन का हंसना कभी मिस नहीं हो सकता। जैसे शाम की चाय मेरी मम्मी पीना मिस नहीं करती, वैसे आर्यन का हंसी मिक्स नहीं होती। और मैंने कल का लेक्चर बिल्कुल छुपा के रख लिया है, उनको बिल्कुल पता नहीं चला कि चाय जहर बनी थी। मुझे पूछ रहे थे बाद में, चाय अच्छी बनी थी ना, मैं कहा हाँ। झूठ, झूठ बोलना पड़ता है कभी कभार, पर झूठ बोलना पाप है, कोई नहीं बोलेगा। सुनो, पिल्स 3 कैटेगरी, COC, दैट इज कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओरल मतलब थ्रू माउथ, जिस चीज को माउथ के थ्रू कंज्यूम किया जाता है उसको ओरल कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी से बचाएगी। कंबाइंड का मतलब है कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स हो सकते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या कोई भी केमिकल जो लैब में बनाया गया है उसका कॉम्बिनेशन है, कोई एक हार्मोन की पिल नहीं है ये, उसको कहते हैं COC। तीसरा आता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की पिल्स ली जाती है। ठीक है, और तीसरी हमारे पास जो स्पेशल आती है वो है सहेली। इसकी कॉम्पोजिशन अभी बताती हूँ। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि मैम प्रोजेस्टेरोन लेने से क्या हुआ और एक कंबाइंड हार्मोन लेने से क्या हुआ। बेटा क्या है ना कि बॉडी में एक हार्मोन का बैलेंस होता है। अगर तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो डायग्राम भी याद है, हर हार्मोन को एक पर्टिकुलर लेवल पे होना होता है ताकि oogenesis हो सके, कंसेप्शन हो सके, एंडोमेट्रियम थिक हो पाए, बेबी इम्प्लांट हो पाए। अगर आप हार्मोन के लेवल को ऊपर नीचे करते हो तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती। इम्प्लांटेशन हो भी जाए, अबॉर्शन हो जाती है। तो ये पिल्स क्या करती है, कुछ नहीं करती, फीमेल की बॉडी में जाके नॉर्मल हार्मोन के बैलेंस को उल्टा सीधा कर देती है। अब तुम खुद सोचो कि प्रेगनेंसी तो ये रोकती है, ठीक है, लेकिन ये फीमेल की बॉडी के बाकी सिस्टम भी तो खराब करेगी ना, क्योंकि जो ये एस्ट्रोजन है वो फीमेल के सिर्फ यूट्रस और ओवरी तक सीमित थोड़ी है, वो तो पूरी बॉडी में फीमेल को फेमाइन कैरेक्टर देते हैं। ज्यादा एस्ट्रोजन लेवल हो जाए तो दिमाग में बहुत गुस्सा भी आने लग जाता है। जैसे मेल में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है तो थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है, एग्रेसिवनेस आ जाती है, हार्मोन को डिसबैलेंस करती है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं सहेली के बारे में। तैयार हो सहेली के बारे में पढ़ने के लिए? Yes, Yes, ma'am. अब तुम्हारी सहेली के बारे में पढ़ी। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, इससे ही पूछेंगे। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इस लाइन को देखते ही हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो छोटी सी बात है, इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कैसी है सहेली? सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये लाइन है। तो पूछते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की जगह वो लिख देंगे इंजेक्शन से ले लिए या बैरियर मेथड है, और कोई हम स्टूपिडली टिक भी कराते हैं कॉन्फिडेंस में से, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना। तो इट्स एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट। यूज बाय फीमेल, बेटा मेल के खाने से प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, तो सहेली नहीं खानी है, तुम्हारी सहेली नहीं होगी। ठीक है, सहेली फीमेल वर्ड है। इट इज डेवलप ऑन, कहाँ पर, अरे ऑन बाय, मेरी इंग्लिश को क्या हो गया, ओह बेस्ती। इट वाज डेवलप बाय, किसके थ्रू डेवलप करी है? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये? लखनऊ। लखनऊ में। गया कोई लखनऊ? अच्छा तुम तो घर से No, बाहर नहीं ma'am. गए। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई है, तो हमें यहाँ पे सेंटर पे लेके भी गए थे। बहुत प्यारा सेंटर है, बहुत टेक्निकल सेंटर है, माइक्रोस्कोप बड़े खतरनाक है बस उनके पास, बहुत अच्छा था। तो ये लखनऊ में डेवलप हुई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। कंटेन क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा पेपर टफ हुआ तो पूछेंगे। नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है बेटा, स्टीरॉयड्स होते हैं जो बॉडी को, क्योंकि स्टीरॉयड सीधा न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, सेल के अंदर जाके सीधा न्यूक्लियस पे जाके इफेक्ट करते हैं, तो स्टीरॉयड्स का इफेक्ट बहुत टाइम तक रहता है बॉडी में। ये जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो आर्टिफिशियल स्टीरॉयड्स भी बाहर से लेते हैं, तुमने सुना होगा, तो ये नॉन स्टीरॉयडल है। ये सबसे अच्छी बात है, नॉन स्टीरॉयडल है। और इसमें केमिकल का नाम क्या है? केमिकल का नाम है, सबको दिख रहा है? कहाँ गया मेरा? Yes, ma'am. कैटक्रोमिन केमिकल, इसी को एंटी एस्ट्रोजन भी कहते हैं, और इसी को ऑर्मेलोक्सिफिन। मेरी प्रोनाउंसिएशन में क्या हो गया आज? ऑर्मेलोक्सिफिन, हाँ ये बनता है।
सॉरी यार, आज कुछ हो गया मुझे। मैम चाय नहीं पी होगी आपने? ये आर्यन था ना बेटा, पहचान गई मैं तेरी आवाज। वो पिटेगा मेरे से। ओके, तो इसकी केमिकल का क्वेश्चन बनता है अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ है, लेकिन तुमको तो पहले से पता है। 4 मार्क्स आ गए हमारे पास। ले लो भाई, लिखो लिखो। ओके, अब आता है हाउ टू टेक इट। इसको कैसे लेते हैं? वंस इन अ वीक एक फीमेल रहती है, ठीक है। ओके, सो वंस इन अ वीक इसको वो फॉलो करती है। इसका पूरा कोर्स तो नहीं आता समझाने के लिए, लेकिन वंस इन अ वीक ये पिल है। ओके, उसके बाद इसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, कितनी इफेक्टिव है ये, क्या लगता है? हाई लो? मैम हाई। Hi. बिल्कुल हाई है बेटा, हाई है तभी तो इतना ज्यादा फेमस है। अगर हाई नहीं होती तो क्यों हम लोग इसको इतना फेमस बोलते हैं, राइट? तो ये बहुत ही हाई, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी इफेक्टिवनेस है, इसीलिए यूज़ की जाती है। और इसकी स्पेशल बात ये है कि नॉन स्टीरॉयडल है। इससे पहले जो जर्नली आ रही थी ना, वो सारी की सारी स्टीरॉयडल थी, इसलिए इतना ज़्यादा मतलब उसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि स्टीरॉयड लेने का ना बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, नेगेटिव वाला। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। मैं ना कन्फ्यूज हो जाती हूँ, मेरे को यहाँ दिख रहा है अपना कैमरा, हमारा कैमरा यहाँ है, मुझे समझ नहीं आता मुझे देखना कहाँ है। समझ आई तुमको? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? कोई डाउट? यस मैम। No, ma'am. और इसका नो। साइड इफेक्ट है लो। लो साइड इफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये नॉन स्टीरॉयडल है। मैम लिख ये लो फटाफट। हार्मोनल है कि नॉन हार्मोनल है? नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, ये केमिकल है। मैम एक क्वेश्चन आया था ना नीट में तो पूछ रहा था मैं। हाँ हाँ, पूछ पूछ। मैम ये उसमें क्वेश्चन था कि हार्मोनल है कि नॉन हार्मोनल है। क्या क्या ऑप्शन दे? मैम क्वेश्चन नहीं। कोई बात नहीं, नीट के क्वेश्चन डाले हैं इसमें, ढूंढ लेंगे हम, टेंशन ना ले, तेरा क्वेश्चन ढूंढते रहेंगे। इसमें कैटेक्रोमन केमिकल होता है जो एंटी एस्ट्रोजन की तरह काम करता है, तो ये बेटा केमिकल हो गया। ओके, तो एक बार वो क्वेश्चन का ऑप्शन देखना पड़ेगा ना, उसमें कैसा लिखा है। ओके, यस मैम। चल फिर। हाँ बोल। Ma'am, yes, ma'am. क्या यस? क्या यस? फ्लैट में कौन है? विश्वा मैम। अच्छा, डेपोपोवरा। बेटा अभी आएगी इसके पास स्लाइड। डेपोपोवरा जो डेम्पा जो इसको तुम कह रहे हो, वो बेसिकली इंजेक्शन के फॉर्म में कॉन्ट्रासेप्टिव ली जाती है। उसकी इफेक्टिव में अराउंड 3 मंथ्स की होती है, और 3 मंथ के बाद लेनी पड़ती है। तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है, प्रेगनेंसी नहीं होने देती। इट्स ए केमिकल जो हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, केमिकल है ये एक। मैम मेल्स की भी कोई पिल होती है? नहीं बेटा, क्योंकि मेंस में प्रेगनेंसी नहीं होती ना, तो मेंस में हम पिल देके करेंगे भी क्या? स्पर्म की प्रोडक्शन ही रोकेंगे। उसको करने की क्या जरूरत है, जब मेन काम तो फीमेल की बॉडी में है ना। मान लो हमने इंजेक्शन दे दिया, स्पर्म की प्रोडक्शन को किस तरीके से थोड़ा ऊपर नीचे कर भी दिया, तो बेटा फिर भी चांसेस है ना उसमें, अगर थोड़े बहुत स्पर्म आ भी गए तो प्रेगनेंसी हो सकती है, इसलिए फीमेल की बॉडी के साथ टॉर्चर किया जाता है। डन? यस मैम। सहेली, इट मॉडिफाई द एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस एंड स्टॉप इम्प्लांटेशन। तो ये बता रहे हैं वर्क कैसे करती है। देखो, जो यूट्रस होता है, यूट्रस के ऊपर ना ये जो भी केमिकल आ रहा है, जैसे एस्ट्रोजन आ रहे हैं, उसके ना रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर इज लाइक अ की। बेटा माइक बंद कर लो, एक ही बच्चा बोल पाएगा क्लास में, वो तो मैं हूँ। अंजलि, म्यूट भी नहीं हो रहा। अंजलि बताओ। सृष्टि, मैंने ये थोड़ी बोला था तुम माइक ऑन कर लो। तो जो यूट्रस होता है, अगर ये यूट्रस है तो यूट्रस के पास ना रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर का मतलब है ताले की तरह, और हार्मोन उसकी चाबी है। तो जो रिसेप्टर है वो है एस्ट्रोजन के। ठीक है, तो ऐसा क्या कर दिया सहेली ने, सहेली ना जाके ऐसे इसके ऊपर जाके बैठ गई। ये अरे सहेली के केमिकल, जिसके ऊपर ऐसे जाके बैठ गए। हाँ, अब एस्ट्रोजन आके लग के दिखाए, तो ये आ गई सहेली का केमिकल। ठीक है, ऐसे पिल मत समझ रहे ना, आके बैठ गई, केमिकल आके बैठा है। तो भी तो बेचारा एस्ट्रोजन आ भी रहे थे, मान लो ये आ गया एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का जरूरी था यूट्रस की वॉल पे आके बैठना, इस प्रेगनेंसी को आगे प्रोसीड कराना, लेकिन वो बैठ ही नहीं पा रहे क्योंकि जगह ही नहीं छोड़ी सहेली की पिल ने। तो ये काम करती है, वो यूट्रस के एस्ट्रोजन के रिसेप्टर ही खा गई।
तो बेचारा जब एस्ट्रोजन आया नहीं, प्रोसेसिंग पूरी हुई नहीं और इम्प्लांटेशन हो नहीं पाई, तो चाहे फर्टिलाइजेशन हो भी गई फीमेल की बॉडी पे, ब्लास्टोसिस्ट बन भी गया, इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? बस इतना बहुत। समझ आई? यस मैम। आगे बढ़े? यस मैम। Yes, ma'am. ओके चलो। नाउ कितना टाइम रह गया? अब कंप्लीट हो गया बेटा। हेलो, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इससे पहले पीछे जाना पड़ेगा। तुमको रूल याद है प्रैक्टिस का? इट इज अ प्रैक्टिस टाइम। पहले बताओ किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ। No, ma'am. पक्का? Oh, ma'am. ये याद है? ये नाम याद है? Yes, ma'am. यस है? मैम। वैसे तो ज्यादा टाइम मैं दूंगी नहीं। बुरी इंसान हूँ मैं। टीचर हूँ मैं डिसाइड करूंगी टाइम। 2 मिनट देती हूँ तुमको, जाओ नोट्स देख लो, ऐसे फटाफट देख लो। 2 मिनट देती हूँ, उसके बाद कॉपी बंद करके क्वेश्चन कर लेना चुपचाप से। ये तो कैमरा ऑन करवा के करवाया करूंगी। जाओ, 2 मिनट है तुम्हारे पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिवाइज करो कॉपी से। ये होते टीचर होने के फायदे। हाँ, 1 मिनट लेफ्ट। आर्यन, 2 मिनट के बाद ही स्टार्ट करूंगी, दोबारा पढ़। seconds left. घड़ी रुक गई है क्या मेरी? आजा भाई, होने वाली। यस, टाइम्स अप। सब जाओ भाई, टाइम्स अप। ओके, स्टार्ट करो क्वेश्चन। रेडी? Yes, ma'am. ओके, 1 2 3 स्टार्ट। लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करनी है। ऑप्शन ढूंढो, कम से कम 2 ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिसके करेक्ट आंसर पे तुम्हें कॉन्फिडेंस है, उसके बेसिस पे मिल जाएगा। जो ऑप्शन नहीं मैच करता काट दो वो लाइन। तो रफ पेज है, उस पर लिख लो 1 2 3 4, तुमको पता चल जाएगा कैसे करना है। 1 मिनट दूंगी इसके लिए। गुड, आंसर आने स्टार्ट हो गए। ओके ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। ओके, सबका सेम आंसर है, क्या बात हो गई? अरे अरे अरे, थैंक यू। अरे वाह, ओ एक का अलग आंसर आया है, सिमरन। ओके, संजना सिर्फ 1 2 भी लिख सकती हूँ, मैं समझ जाऊंगी। ओके, सबका सेम आंसर है, सिर्फ सिमरन का अलग है। आप देखोगे सब गलत है, ये सिमरन गलत है। ओके बेटा, बी है कहाँ है? कुलदीप, आंखें खोल के क्वेश्चन करो। ओके, टाइम्स अप। चलो टाइम्स अप। कैसे करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन? आओ भाई, सबसे पहले है, सबसे पहले वॉल्ट्स। ओके, तो वॉल्ट क्या करते हैं? वॉल्ट क्या थे? वॉल्ट क्या था? बैरियर मेथड था, केमिकल क्या था, आईयूडी था? Barrier. Barrier. बैरियर मेथड था, Sir, तो क्या mix को करता block था? कर देता है. एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। ये करता था। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
रिमूवल ऑफ गार्ड डिफरेंस तो करता नहीं है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस नहीं कर सकता क्योंकि ये तो बैरियर है, बैरियर तो मैंने पहले ही बताया था, यूट्रस तक गई नहीं, राइट? तो ये भी नहीं हो सकता, और रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब भी कर नहीं सकता, तो मतलब वॉल्ट का आंसर क्या हुआ? First. First. Just from through is blocked. हाँ जी, तो वॉल्ट का हुआ ए, और ए का ऑप्शन क्या करेक्ट बनता है उसके साथ? 1। अच्छा, सेकंड वाला है, तो जहां जहां पर भी तुमको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, ए का आंसर फर्स्ट नहीं है, वो सब कर सकते हैं, यानी कि ये भी काट दूं, ये भी काट दूं, ये भी काट दूं, पर ये ना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, एक और ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है? चलो आईयूडी देख लेते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये क्या करते हैं? Phagocytosis. Phagocytosis of आईयूडी क्या sperm करते within हैं? the uterus. Sperms within या the विद इन द uterus. यूट्रस, लाइन से मुझे पता चल गया था, तो बी का आंसर बनता है 3, तो ये रहा मेरा बी, और उसका आंसर है 3, यानी कि बी का 3 देखो, और किसी ऑप्शन में? किसी ऑप्शन में नहीं है बेटा, ये तो बहुत क्लियर है, आंसर है सेकंड। समझ आया सिमरन? सेकंड इज द आंसर। व्हाट इट? वेसेक्टोमी का मतलब है वास्ट डिफरेंस को कट करना, ये वाला, और ट्यूबेक्टोमी का मतलब है फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देना। ओके, हेलो मैम, व्हेनेवर यू। ओके, जस्ट अ सेकंड, या आलम सर, आई गॉट इट। ओके, आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, 1, 2, 3, start. Come on, जल्दी जल्दी। 30 seconds. Okay. Same answer. Good, good. Okay, 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 okay. Very good, very good. आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे आंसर कम आ रहे हैं। क्विक क्विक। ओके, वेरिएशन आई। ऑल राइट, ओके, 2 ऑप्शन में वेरिएशन है, ओके, 3 ऑप्शन में वेरिएशन है अब। ऑल राइट, सॉल्व तो तुम्हें करोगे, सॉल्व मैं नहीं करूँगी, तुम्हें करवाओगे मुझसे सॉल्व, मैंने तो पढ़ा दिया। ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? हार्मोन रिलीज करने वाली इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कौन से है? तो पहले जो हमने कॉलम बनाया था, सबसे पहला कॉलम कौन सा था? Non-medicated. नॉन मेडिकेटेड। क्या था उसके अंदर? Lipase and loops. लाइपेज एंड लूप नहीं था, लाइपेज लूप एक ही का नाम है, तो नए वर्ड मत ला के आ भाई। दूसरी कौन सी थी? Copper releasing IUD. क्या नाम था उनका? Copper 7, copper. Copper 10. Multi-load. मल्टीलोड। बेटा देख, एक्स्ट्रा बुक से जिसने भी पढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ो, लेकिन पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टी लोड 7-5। 375, ठीक है, और तीसरी कौन सी थी? हार्मोनल रिलीज आईयूडी। कैमरा बंद करूँ, लाइट चली गई मेरे यहाँ पे, तो मेरा खूबसूरत चेहरा तो नहीं देख पाओगे, सॉरी। हार्मोन रिलीजिंग कौन सी थी? Progesterone. स्टार्ट और LNG. LNG एलएनजी एनजी 20। 20। एनजी 20। अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी? कौन सी वाली पूछ रहा है? हार्मोन रिलीजिंग, यानी LNG. हार्मोन रिलीजिंग ऑप्शन सी। एनजी 20, ऑब्वियसली सी। बेटा डी नहीं है और न ही बी है, तो जिन्होंने ये लिखा था वो देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लाई हूँ, मैं नीट के क्वेश्चन लाई हूँ। ओके, तो जिन्होंने सही आंसर दिया 4 मार्क्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने गलत दिया उनको ये दोबारा लर्न करने की जरूरत है, तो डीमोटिवेट नहीं हो जाना कि हमसे नहीं हुआ, दोबारा से लर्न करने की जरूरत है। ओके, लाइपेज लूप नहीं है। ऑलराइट, चलो आगे, रेडी? Yes, यस Yes, ma'am. ओके, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, ये रहा क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन है। स्टार्ट स्टार्ट, छोटा सा ये। ओके ओके, ओहो ओके, बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सबका अभी तक आंसर सेम है। ओके ओके,
ओके, ऑलराइट, ओके। काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। काफी सारों ने गलत भी दे दिया। अच्छा, तुम कहाँ कंफ्यूज होगी, मुझे समझ आ गया। चलो स्टॉप 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 स्टॉप, इधर आओ। अ कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली क्या है? इज एन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। डिवाइस है ये कोई? नो मैम। Yes. No, ma'am. दूसरा है ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस। यूट्रस में एस्ट्रोजन रिसेप्टर को रोकता है, प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। ये सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एस्ट्रोजन रिसेप्टर की Yes, ma'am. कहानी मैंने सुनाई थी पीछे, तो ये सही हो सकता है। और कोई आंसर? कभी कभार ऑप्शन पूरे पढ़ लिया करो, कभी कभार नीचे ज़्यादा बेहतर आंसर लिखा होता है। ओके, एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं समटाइम्स, जो ज़्यादा बेहतर है वो करना होता है। अ पोस्ट क्वाइटस कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, तो क्या ये पोस्ट क्वाइटस कॉन्ट्रासेप्टिव है? मैंने कहा था वंस इन अ वीक, हर हफ्ते में एक बार, तो ज़रूरी नहीं है आफ्टर क्वाइटस ही, उससे पहले भी ली जा सकती है। उसने यूट्रस को ही वो करना है, इन हॉस्टाइल, उसने यूट्रस को ही बनाना है ऐसा कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन ना हो पाए, तो उसका oogenesis से रिलेशन नहीं है, तो इसलिए पोस्ट क्वाइटस ही नहीं है। ले सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद ही लेना है, पहले भी ले सकते हैं। ओके, समझ आया जिन्होंने सी किया था? Yes, ma'am. लास्ट डी, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल। बेटे एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी थोड़ी थी उसको, ओव्यूलेशन बढ़ाने को प्रिवेंट करने के लिए। ओव्यूलेशन से रिलेशनशिप नहीं है इसका, सहेली का रिलेशनशिप है इम्प्लांटेशन से, तो ये भी इनकरेक्ट है। राइट, सो करेक्ट आंसर वुड बी बी। ये भी नीट क्वेश्चन है। गॉट इट? Yes, ma'am. नेक्स्ट नेक्स्ट 1 2 3 स्टार्ट। ओके, रुक जाओ भाई, क्वेश्चन नहीं खत्म हो गया। एक फोटो दिखानी है, गुड, अच्छा किया तुम लोगों ने। बस एक फोटो दिखानी है कि ये देखो, ये इसमें से मेल वाला पार्ट कौन सा है? ए पिक्चर बता रही है, बी? A. Ma'am, A. ए इज अ मेल पार्ट, राइट? ए इज अ मेल पार्ट। तो स्पर्म कहाँ बनते हैं? गुड, अभी स्पर्म कहाँ 70%. Testis. हाँ, टेस्टिस में बनते हैं, है ना? तो स्पर्म टेस्टिस से बन के ट्रांसफर होते हैं यहाँ से, ये क्या है? वास्ट डिफरेंस, है ना? तो यहाँ से ट्रेवल होके फिर वो इधर से जाते हैं और फिर उनमें सिक्रीशंस होती है और यहाँ पर वो सीमन बन जाते हैं, करेक्ट? यही होता है। Yes, ma'am. अगर मेल को परमानेंटली करना है कि वो कभी अब स्पर्म ना रिलीज कर पाए, तो मेल को अगर तुमने कहा था ना कोई उनको दवाई नहीं देते, तो उन पर दवाई नहीं देते, उन पर सर्जरी होती है। तो मेल की सर्जरी, ऐसी सर्जरी जो उसके बाद वो कभी भी स्पर्म ना रिलीज कर रहा है, सीमन बेशक रिलीज होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होंगे, तो ऐसी सर्जरी को हम क्या बोलते हैं? ऐसी सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो वास्ट डिफरेंस होता है उसे काट के टाई कर देते हैं। दिख रहा है यहाँ पर? Yes, तो ma'am. इसकी वजह से क्या होगा, टेस्टिस में स्पर्म तो बनेगा लेकिन वो कभी आगे नहीं जा पाएगा, तो वो स्पर्म टेस्टिस में ही फिर वो घुल जाते हैं, प्रोटीन्स ही तो होते हैं, तो दोबारा से बनते हैं, घुल जाते हैं, बनते हैं, घुल जाते हैं, बस कभी भी वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाते। तो ऐसी सर्जरी को हम क्या बोलते हैं? Vasectomy. वेसेक। ये वेसेक मतलब वास्ट डिफरेंस, टोमी, वेसेक्टोमी। टोमी मीन्स टाई कर देना, काट के टाई कर देना, ठीक है? टोमी मीन्स कट कह सकते हो तुम, राइट? गॉट इट? यस मैम। अब ये फीमेल के ma'am. केस में इन्होंने क्या किया? फेलोपियन ट्यूब, एग यहाँ बना, एग यहाँ पे आके रह गया, स्पर्म भी यहाँ से आ रहा है, लेकिन क्या स्पर्म कभी एग से मिल पाएगा? No, ma'am. नहीं। नो मैम। फेलोपियन ट्यूब उसका पैसेज था और फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया, तो अब ये फीमेल भी परमानेंटली सर्जिकली क्या हो गई है? इनफंटाइल। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये ट्यूब है तो इसे बोलते हैं ट्यूबेक, और हमने कट कर दिया तो टॉमी, राइट? तो इसे हम कहते हैं ट्यूबिक्टॉमी। तो ये मेथड क्या होते हैं? सबसे पहले ये सर्जिकल मेथड है, और ये इसका जो रिवर्सल होता है, रिवर्सल इज बैड। रिवर्सल का मतलब है, सोचो इसके बाद कोई बोले कि मुझे दोबारा से कंसीव करना है, तो उसके लिए ये ट्यूब को वापस से जोड़ना पड़ेगा, तो रिवर्सल इसका बहुत बुरा होता है, मोस्टली सक्सेसफुल नहीं होता ज़्यादा, ठीक है? और ये परमानेंट मेथड है, परमानेंट मेथड है, तो इसमें सक्सेस रेट कितना होगा? 100%. 100. हाँ, हाई। इसमें प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है? ऑलराइट, यस मैम। आगे बढ़ जाओ, एक स्लाइड दिखानी है मुझे, फिर क्लास खत्म। यस मैम, श्योर। Yes, ma'am. थैंक यू। आई नो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने, बस एक स्लाइड है, मैं ये छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि आज पिल्स खत्म करनी थी। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ 72 आवर्स
pills with 72 hours within pill, मतलब कि क्वार्टर्स होने के बाद, जिसको हम कहते हैं सेक्स, होने के 72 आवर्स के अंदर अंदर, विद इन 72 आवर्स के अंदर। कितने दिन हो गए 72 आवर्स का मतलब? 24 घंटे का एक दिन होता है, तो कितने दिन हुए ये? 3 days. 3 days. 3 days. तो विद इन 3 डेज के अंदर जो पिल ले लेते हैं उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं। तो दीज आर जनरली मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ये इम्प्लांटेशन को स्टॉप करता है। तो ये जो होती है बेसिकली पिल्स होती है, शायद तुमने कभी सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट में भी आता है, इमरजेंसी पिल होती है कि आफ्टर क्वार्टर्स ली जाती है ये, तो इसके लिए तुम याद रख सकते हो, आफ्टर क्वार्टर्स ली जाती है और विद इन कितने 3 दिन के अंदर ली जा सकती है। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट अभी बनने के प्रोसेस में होगा। अब ये दवाई फीमेल ने ले ली, तो ये मिक्सचर होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, उसको डिस्टर्ब कर लेता है, तो इम्प्लांटेशन को रोक देता है। तो जो इमरजेंसी पिल होती है वो इम्प्लांटेशन को रोकती है, 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, और आफ्टर क्वार्टर्स ली जा सकती है। तो सहेली वाला पॉइंट जो तुमने लिखा था ना आफ्टर क्वार्टर्स, वो यहाँ आएगा। ओके, Yes, ma'am. Yes, we ma'am. end the pill section. Any doubt? No, ma'am. No, का ma'am. कोई डाउट नहीं No, ma'am. बेटा? तो फिर जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करके आना, ठीक है? इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ओके, Yes, एंड Yes, so ma'am. okay, let me stop sharing my screen. And there is one news that because of some internet problem आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाएगी, sorry for that. Okay,